हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? ट्वेल्थ वालों, आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सीधा और सिंपल चैप्टर है। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है और इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसके अंदर से कुछ ना कुछ आपको रखा हुआ जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। चाहे आपको न्यूमेरिकल मिले इसके अंदर के रखे हुए, या इसके अंदर थियोरिटिकल पोर्शन मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से कुछ ना मिले। इसके अंदर से 101% बहुत कुछ मिलने वाला है। ये जान है, आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी तो चैप्टर नंबर 1 उसकी जान था, वैसे ही ये पूरी मैग्नेट की जान है। तो इसको तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। और इसके अंदर एकेडमिक के साथ साथ जब आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाओगे तो उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलने को रहेगा। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल A to Z सब कुछ पढ़ जाएगा शुरुआत से। तो चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है। लेक्चर कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है। चाहे तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के तैयार होकर के बैठ जाएं, या आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लेक्चर यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको लिंक दे दूंगा, आपको डाउनलोड करने के लिए वहाँ से मिल जाएगा। वरना आप चाहें तो आप कॉपी पेन लेकर के डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 1 है SL अरोड़ा। ये एक रेफरेंस बुक है, इसको कवर कर रहे हैं। इसके थ्रू जैसे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं बिल्कुल वैसे ही मूव ऑन में चलेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन SL अरोड़ा एक ऐसी बुक है जो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है आपकी 11th-12th के लिए फिजिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई साहब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आपको नॉलेज गेन करनी है, टॉपिक की नॉलेज गेन करनी है और जानना है कि इस सब्जेक्ट के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आ जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेस है। अगर आपने बेस खराब कर दिया तो फिर आपको ऊपर का समझ में नहीं आएगा। तो ये बेस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एग्जाम से पूछ लिए जाएंगे तो भाई बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाएं। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो बाकी आप आगे की स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये आपको जानना है, समझना है। अगर आप लोग सिंसियर अपनी एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो आपको जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है मूविंग चार्ज की वजह से। अगर चार्ज स्टेशनरी पोजीशन में है तो किसी तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, या फिर चार्ज जैसे ही मोशन में आ जाएगा, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का वो किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से है ये? मूविंग चार्ज की वजह से है। अगर चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, मतलब रुका हुआ रहेगा, तो किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब चार्ज मूव कर रहा होगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक नॉर्थ पोल भी होता है, अपना एक साउथ पोल भी होता है। तो वो मूविंग चार्ज के मोशन के ऊपर है, वो किस तरह की मोशन कर रहा, दैट्स वाई किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा। अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, मतलब नॉर्थ बनाएगा या साउथ बनाएगा, मेरा इससे मतलब है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात तो ये समझ में आती है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ है, कि भाई मूविंग चार्ज की वजह से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है, इट मींस मोशन में है, तो चार्ज के मोशन की वजह से तो करंट आती है। तो बिल्कुल सही है। अगर करंट किसी वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी प्रोड्यूस तो नहीं होगी, करंट तो हम फ्लो करवाएंगे। अगर करंट किसी वायर के अंदर चल रही है, फ्लो हो रही है, तो उस वायर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मूविंग चार्ज। अब चार्ज जब मोशन में आता है तो उसी को आप करंट कहते हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, इट मींस उस वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, और होता है। आगे के जो एक्सपेरिमेंट है वो यही बताते हैं कि जब किसी वायर के अंदर से चार्ज को या फिर करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है।
तो ये है आगे कि भाई टॉपिकों में ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये चीज तो जान ली मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं। तो अब इसके डायरेक्शन का कैसे पता लगाओगे? अब चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सही है। तो आपको कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और वहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, कैसा करोगे आप, ये आगे पता लग जाएगा। फिलहाल आपने टॉपिक नंबर 1 से ये तो पूछ लिया या फिर ये कवर कर लिया होगा कि जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ नहीं, मूविंग चार्ज ही है। अगर चार्ज मोशन में नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं करेगा। अब आपके पास बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं, या फिर जिनको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेटाइज हो जाती हैं। आपको पता है निकिल की भी आप मैग्नेट बना सकते हो, आयरन की भी आप मैग्नेट बना सकते हो ना, क्रोमियम वगैरह इनकी मैग्नेट बना सकते हो। तो एक्चुअल में जैसे कि आपसे अगर मैं कहूँ कि लोहे की मैग्नेट अगर आपने बना दी या फिर निकिल की आपने मैग्नेट बना दी, तो होता क्या है? होता ये है कि उस पर्टिकुलर मैग्नेट की अगर बात करूं तो मैग्नेट के अंदर अपने एक डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स में क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि जो निकिल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन में होंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज मोशन में। जब चार्ज मोशन में आ चुका तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही करेगा। तो इसलिए जो आपके पास निकिल वगैरह होती हैं ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर जाती है। अगर आप इनको चाहें मैग्नेटाइज कर जाओ, आप जानते हो ना पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो भाई वो मैग्नेटाइज, जैसे पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ला करके। जैसे कि आपका लोहा है मैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर आप लोहे को मैग्नेट के ऊपर रगड़ दोगे तो कुछ देर बाद ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये होता है डोमेन्स की वजह से। डोमेन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि डोमेन्स इसलिए बनते हैं, रीजंस होते हैं डोमेन्स एक्चुअल में, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि डायपोल मोमेंट किसी एक डायरेक्शन में होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। खैर वो अंदर की बात है, वो अलग की बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो आया मूविंग चार्ज की वजह से, ठीक है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 आपका आता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा खास एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा इनकलाब आ गया था फिजिक्स के अंदर, क्योंकि साइंटिस्ट फिर लग गए थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर डायग्राम लिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखें। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको मैं समझा दूंगा। देखिएगा ओरस्टेड ने क्या किया था, कुछ खास नहीं किया, लेकिन इतना किया कि अगर एक वायर के अंदर, मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप ये ऐसा कहें कि एक लैब में परफॉर्म किया गया कुछ इस तरह से कि एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी और मैग्नेटिक निडल के पैरेलल में एक वायर रखी हुई थी। अब जैसे ही उस वायर के अंदर से करंट पास कराई ओरस्टेड ने, हुआ ये जो मैग्नेटिक निडल थी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, उन्होंने करंट को बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन वापस से खत्म हो गया। फिर से क्या किया उन्होंने, करंट को पास कराया वायर के अंदर से, फिर से डिफ्लेक्शन आया। जैसे ही करंट को बंद कर दिया डिफ्लेक्शन फिर से खत्म हो गया। तो वो चक्कर में पड़ गए कि ये डिफ्लेक्शन आ क्यों रहा है। तो डिफ्लेक्शन जो आया वो इस वजह से आया क्योंकि जो वायर था उसके अंदर करंट पास कराने की वजह से मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि इसका मतलब कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट तभी होगी जब उसके चारों तरफ कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आया होगा। अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया, उन्होंने दिमाग लगाया कि जब मैं वायर के अंदर से करंट पास करा रहा हूं तो हो ये रहा है कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर करंट पास नहीं कराऊं तो मैग्नेटिक निडल पे किसी तरह कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन आया वायर के अंदर करंट पास कराने से। तो तब उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कहा कि जब किसी वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है, जब किसी वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता। तो ये तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो बनना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही ये है कि जब चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज मूव करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी ही बननी है। अब वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ही करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना एक चार्ज होता है।
अब वो चार्ज जब मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, बिल्कुल आ गया। तो जब वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यही ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, बड़ा खास एक्सपेरिमेंट था। कुछ इस तरह से देखिएगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया। उन्होंने मैग्नेटिक निडल रख दी। मैग्नेटिक निडल रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायर रखा मैग्नेटिक निडल के ऊपर। ऊपर रखने के बाद में इसमें साउथ से नॉर्थ करंट पास कराई। जैसे ही साउथ से नॉर्थ करंट पास कराई तो जो नीचे मैग्नेटिक निडल रखी थी उसका नॉर्थ ये था, साउथ ये था। तो जैसे ही करंट पास कराई तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जो था वो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ। ये वेस्ट है, इधर वेस्ट है, और ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे है। तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ था वो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुआ। ये कब डिफ्लेक्ट हुआ, जब इस वायर के अंदर से करंट पास कराई साउथ से नॉर्थ की तरफ को। साउथ से नॉर्थ ये एक डायरेक्शन के लिए बताया जा रहा है कि वायर इस तरह से रखा हुआ है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ को मैंने करंट फ्लो कराई है और मैग्नेटिक निडल को नीचे रखा गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक निडल को नीचे रखा उसमें से करंट पास कराई वायर में से, तो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन जो आया वो आया टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ को मुड़ी, इस तरह से मुड़ गई वेस्ट की तरफ को। तो ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि यार ये क्यों मुड़ी। दिमाग लगा भी लिया कि ये इसलिए मुड़ी क्योंकि ये है अपने आप में एक परफेक्ट मैग्नेट और वायर के अंदर से करंट पास कराई है, तो ये मैग्नेट तो किसी दूसरी मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि वायर के अंदर से करंट पास कराई है तो इसका मतलब इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया। दैट्स वाई इस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ ली। तो एक बार फिर से, जब साउथ से नॉर्थ वायर के अंदर करंट पास कराई गई और मैग्नेटिक निडल को नीचे रखा गया, तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ था वो वेस्ट की तरफ को मुड़ गया। देखो वेस्ट की तरफ को, ये हैचिंग वाला, ये डैश वाला पार्ट जो है ये मूवमेंट है मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ का वेस्ट की तरफ को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से क्या किया, सेम कंडीशन रहने दी लेकिन करंट को उल्टा पास कराया। करंट को अब पास कराया साउथ से नॉर्थ की तरफ को। जब ऐसा कराया तो जो डिफ्लेक्शन आया था मैग्नेटिक निडल के अंदर, अब इसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे बदली, पहले नॉर्थ जो था वो वेस्ट की तरफ को जा रहा था, वेस्ट की तरफ को जा रहा था, लेकिन अब नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ को मुड़ेगा। डायरेक्शन उल्टी कर दी आपने, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ अलग तरीके से बनना शुरू हो गया होगा उस वायर की वजह से। उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा उसने इसके साथ कुछ इंटरेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से इस निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है वो टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ को आया। मतलब इसका नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ को मुड़ेगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। ये आपने जब समझ लिया है तो बिल्कुल क्लियर बात है। तीसरा इसका पॉइंट ये था कि अगर किसी तरह कोई करंट पास नहीं कराते हैं मैग्नेटिक निडल के अंदर भी डिफ्लेक्शन फिर नहीं आएगा। क्या आपने मेरी बात पकड़ ली? बिल्कुल पकड़नी चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं वायर के अंदर से किसी तरह कोई करंट पास नहीं कराऊंगा तो मैग्नेटिक निडल के अंदर भी किसी तरह कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब तक करंट पास नहीं होगी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट नहीं आएगा। जब मूवमेंट नहीं आएगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये बेसिक की बात है। अब देखो इन्होंने बेचारों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया अपना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, बस इन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट करके दिखा दी कि जब किसी वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और उन्होंने मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन को भी बता दिया कि अगर मैग्नेटिक निडल को नीचे रखा जाए और वायर के अंदर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो कराई जाए तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ को मुड़ेगा। अगर इसके एवज सारी कंडीशन को सेम रखते हुए बस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्या ये आपने बात समझ ली? बेसिक बात थी, क्लियर हो गई होगी आई होप। तो ये था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड ने क्या किया, डिफ्लेक्शन को बता दिया, ये भी बता दिया कि जब किसी वायर के अंदर से करंट पास होगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं बताई और ना डायरेक्शन बताई। तो इसका बाकी साइंटिस्टों ने फायदा उठाया।
इस चीज़ का बाकी साइंटिस्टों ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि बाकी साइंटिस्टों के पास ना तो ये पता था कि डायरेक्शन कैसे है निकालनी है, और ना ही उन्हें मैग्नीट्यूड का पता था। तो साइंटिस्ट अब धीरे धीरे इसके अंदर इंक्लूड होने शुरू हो गए। तो सबसे पहले जो इंक्लूड हुआ वो हुआ एम्पियर्स का स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब देखो इन्होंने क्या कहा, हालांकि पूरा का पूरा कुछ खास नहीं है एम्पियर स्विमिंग रूल, जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसी के आधार पर उन्होंने एक रूल बना दिया, खाली मूली का एक रूल बना दिया। देखो रूल क्या बनाया बताता हूं। उन्होंने रूल ये बनाया, इस फोटो को ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फोटो को जरा ध्यान से देखो। उन्होंने कहा कि अगर आप तैरते हो पानी के अंदर, क्योंकि एम्पियर स्विमिंग रूल है, स्विमिंग मतलब तैरने से ही आता है। उन्होंने कहा कि अगर आप पानी के अंदर तैरते हो, ठीक है, तो आप अपना फेस जो है उस तरफ को रखोगे जिस तरफ वायर के अंदर करंट जाएगी। तो आपने फेस अपना वायर के अंदर जो करंट जा रही है उस तरफ को रखा, और उसी डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हो। और है क्या, जो आपका हेड है वो ऐसे ही है जैसे कि मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ है। ये वाली बात ध्यान रखना, ऐसे मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ होता है वैसा आपका हेड है, और जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्लियर बात है। क्या ये वाली बात अभी तक यहाँ ये वाली बात नहीं हुई थी कि भाई करंट इस तरह से जा रही होगी और मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ ये होगा? तो देखो इन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया, इन्होंने बस इतना इंक्लूड कर दिया कि जो आपका फेस है वो फेस किधर को है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ को चलेगा। या फिर आप ये कहें कि भाई आप पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो जो आपका फेस है वो वायर के अंदर जैसे करंट दौड़ती है ना, उसी की डायरेक्शन में है। तो मतलब आपके फेस से करंट निकल रही है, एक एजम्पशन, एज्यूम मान के चलो, ठीक है भाई। और उन्होंने कहा कि जो आपका फेस है वो हमेशा किधर को रहने वाला है, वो रहने वाला है नॉर्थ की तरफ को, इस तरह से। जब आप तैर रहे हो और तैरते वक्त जब आप इस तरह से आप अपने हाथों को इस तरह से मोड़ोगे, तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, मेरी बात आपने ग्रैब कर ली? नहीं की है तो एक बार फिर से बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं एम्पियर स्विमिंग रूल। उन्होंने ये कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें अपना फेस रखो। फेस रखने के बाद में जो आप तैरोगे तो आपके तैरते वक्त जो लेफ्ट हैंड का मूवमेंट आएगा वैसा ही मूवमेंट रहेगा मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ का। तो इसका मतलब नॉर्थ जो है वो हमेशा किधर को मूव करेगा, वेस्ट की तरफ को। अगर करंट आपके फेस के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, इट मींस आप जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं, इट मींस आपके अंदर से करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ है उसका जो मूवमेंट होगा वो किधर को होगा, वेस्ट की तरफ को, अकॉर्डिंग टू योर लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड के हिसाब से वो मूव करेगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो क्या यार ये कुछ अलग था? बिल्कुल भी अलग नहीं था। ये तो वैसे ही जैसे कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने भी तो यही कहा था कि नॉर्थ जो है वो वेस्ट की तरफ को जाएगा। नॉर्थ किधर को जाएगा? वेस्ट की तरफ को। एम्पियर स्विमिंग रूल ने ये कह दिया जो आपके लेफ्ट हैंड के मूवमेंट की डायरेक्शन है वैसे ही मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। बाशर्त ये है कि आपका फेस जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ को रहे, आपका फेस क्या रहे, हमेशा नॉर्थ की तरफ को रहे। तो इनका स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरीके का था, कोई खास स्टेटमेंट नहीं था। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ electric current with his face always turned towards the magnetic needle, then the north pole of the magnetic needle will get deflected towards his left hand। भाई समझ लिया होगा आपने स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ोगे तो यही है स्टेटमेंट में। चाहे यहां को लिख देता हूं, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल कुछ खास नहीं है। Imagine a man swimming along the wire. Imagine a man swimming along the wire in the direction of flow
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जैसा कुछ मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसा ही। कल्पना कर लो कि एक आदमी तैर रहा है और इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, वायर के अलोंग मूव कर रहा है ना, लिख रहा ना अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसी तरह से ये भी तैर रहा है, ठीक है। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिज face always his face always remains, सही कर गए, in the direction of flow of current, then नॉर्थ पोल निडल का, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, and the north pole of the needle is always deflected towards his लेफ्ट हैंड। इसको आप चाहें तो आप और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। मैंने जो बताया आपको उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। मैंने कहा कि ऐसा मान लो जैसे कि आप किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके डायरेक्शन में आप जो है मूव कर रहे हैं, तो जो आपका फेस है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। जब डायरेक्शन ऑफ करंट को आपका फेस बता रहा है हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ को, और आप इस तरह से तैर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड आपका मूव कर रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर मूवमेंट आएगा। इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेस्ट की तरफ को जा रहा है, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है वो भी वेस्ट की तरफ को जाएगा। तो मैंने वही लिख रखा है, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिज फेस ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज ऑलवेज गेट डिफ्लेक्टेड या इज ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। अब इसका लेफ्ट हैंड किधर को मूव कर रहा, आप खुद देख लो, वेस्ट की तरफ को मूव कर रहा। इसी को आप बोलते हो स्नो रूल। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नो रूल, SNOW। अब ये स्नो रूल कैसे कहलाता बता देता हूं। स्नो रूल के अकॉर्डिंग, देखो स्नो रूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, कुछ नहीं है बस यही है, SNOW। हुआ ये है, स्नो रूल को शॉर्ट कर दिया गया है एम्पियर स्विमिंग रूल को। उन्होंने ये कह रखा है कि लेट अस सपोज कि ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। स्नो रूल के अकॉर्डिंग जो आपके पास वायर है, वायर के अंदर करंट पास कराओ साउथ से नॉर्थ की तरफ को, वायर के अंदर करंट पास कराओ साउथ से नॉर्थ की तरफ को, वायर के अंदर करंट पास कराओ साउथ से नॉर्थ की तरफ को, और वायर को ओवर रखो। ओ मतलब आता है ओवर के लिए, तो वायर को ओवर रखना मतलब ऊपर रखना है, किसके, मैग्नेटिक निडल के। तो मैग्नेटिक निडल का आपने ऊपर रख दिया, तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ होगा वो हमेशा कहां को मूव करेगा, वेस्ट की तरफ को। तो आपके सामने ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगा, तो वेस्ट यही तो होगा। तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जो है वो किधर को मुड़ेगा, वेस्ट की तरफ को। तो यही तो आपने सीख रखा है। क्या आपने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बात नहीं जानी, बिल्कुल जानी है। तो क्या आपने एम्पियर स्विमिंग रूल में ये बात नहीं जानी, बिल्कुल यही बात तो जानी है भाई। अपना फेस हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रखो, जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी मूव कर रही है, फिर लेफ्ट हैंड जो मूव कर रहा है वैसा आपका नॉर्थ पोल मूव करेगा। तो वैसे ही तो था ये। आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपने देखो साउथ से नॉर्थ आपने करंट फ्लो करा रखा है, और वायर को जो रखा है मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा है। तो उस कंडीशन में जो नॉर्थ है वो हमेशा वेस्ट की तरफ को मूव करेगा। तो ये स्नो में यही लिखा हुआ है, स्नो में यही लिखा हुआ है, साउथ से नॉर्थ वायर के अंदर करंट पास कराओ, और वायर को जो रखो वो ऊपर रखो, ओवर निडल, ओवर निडल रखो। तो जो नॉर्थ है निडल का नॉर्थ मूव्स
किधर को मूव करेगा? टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ जो है वो वेस्ट की तरफ को मूव करेगा। तो इतना कुछ था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर है और बेसिक चीजें थी इसके अंदर। सबसे पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनता किस तरह से? तो मूविंग चार्ज की वजह से, या फिर आप ये कहें करंट फ्लो होने की वजह से। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, जब किसी वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होगा, कैसे होगा, बस इन्होंने मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे होगी और ऐसे होगी। बस इन्होंने मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। इस चीज का फायदा उठाते हुए एम्पियर ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और बता दिया कि सपोज दैट मैं तैर रहा हूं और मेरा फेस जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो हमेशा वेस्ट की तरफ को मूव करेगा। तो इसी को सिमिलर बेस में जो मैग्नेटिक निडल है वो भी वेस्ट की तरफ को मूव करेगी अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं कर गए। ठीक है भाई, तो ये आपका बेसिक था। इसी को आपने स्नो रूल के नाम से जाना। तो स्नो रूल आप जान गए, एम्पियर स्विमिंग रूल आप जान गए। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। थ्योरी आप खुद बना देना। थ्योरी आपको बहुत जगहों पर मिल सकती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पर, थ्योरी आपको आसान मिल जाएगी। लेकिन इसको समझो, जो समझाना चाह रहा था मैं वो चीज़ समझो कि किस तरह से कौन सी चीज़ बदल रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो थम्स अप करें यार। थैंक यू सो मच।